हमने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 10 तक पढ़ लिया था, सॉरी सेक्शन 11 तक पढ़ लिया था। सेक्शन 11 ने हमें बताया इंटरिम रेंट के बारे में, क्या इंटरिम रेंट भी फिक्स किया जा सकता है, ऐसा सेक्शन 11 ने बताया। और इंटरिम रेंट फिक्स करने की पावर जो है आरसीए के पास है। आरसीए मेन रेंट यानी कि स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करने से पहले इंटरिम रेंट भी फिक्स कर सकता है, ऐसा सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 आपको सेक्शन वाइज करना चाहिए। चलिए, तो इसके आगे आज हमें चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 हाँ बताता है अविदारियों की बेदखली का नियंत्रण, यानी कि इसमें जो हमें प्रोविजन मिलेंगे सेक्शन 11A से लेकर 23 तक मिलेंगे। और इसमें वो सारे प्रोविजन मिलेंगे कि कैसे हम जो टेनेंट होता है उसको उसके पोजीशन से डिस्पोज करने के लिए रोक सकते हैं, उसको हमने कहीं ना कहीं सेव किया है। और वो सारे ग्राउंड मिलेंगे जिन ग्राउंड के आधार पर आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ग्राउंड के आधार पर किसी टेनेंट को उसकी जगह से खाली करा सकते हैं, उसके मकान से खाली करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो वो सारी चीज़ें हमें इस प्रोविजन के अंदर मिलेंगी, इस एक्ट के अंदर मिलेंगी, सॉरी इस चैप्टर के अंदर मिलेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर को। बेसिकली सबसे पहले बात आती है 11A। 11A में जो हमें प्रोविजन मिलता है वो बताता है कि कतिपय उपबंधों का भूमि स्वामियों के कतिपय प्रवर्गों को लागू न होना। यानी कि जो चैप्टर के जो रूल्स हैं, चैप्टर नंबर 3 के जो रूल हैं, कुछ पर्टिकुलर भूमि स्वामी हैं, स्पेशल भूमि स्वामी हैं, स्पेशल लैंडलॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, उन पर लागू नहीं होंगे। वो कौन से लैंडलॉर्ड हैं जिन पर लागू नहीं होंगे, तो इसके संबंध में सेक्शन 23J के अंदर हमें इसके बारे में बता रखा है। चैप्टर नंबर 3A के सेक्शन 23J में जो भूमि स्वामी बताए गए हैं, उन भूमि स्वामियों पर ये एक्ट के जो MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है उसका चैप्टर नंबर 3 लागू नहीं होगा। वो कौन से लैंडलॉर्ड हैं, वो स्पेशल लैंडलॉर्ड हैं, उसमें विधवा व्यक्ति आते हैं, उसमें रिटायर्ड पर्सन आते हैं, उसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति हैं जिनको थोड़ा हमने प्रायोरिटी दी है, थोड़ा अलग से उन्हें स्पेशल लैंडलॉर्ड माना है। तो 23J में इसकी डेफिनेशन हमें मिलती है, हम बाद में इसको पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ याद रखिए कि 23 के जो J में जो लैंडलॉर्ड बताएं उन पर ये चैप्टर लागू नहीं होगा, ऐसा सेक्शन 11A बोलता है। तो देखिए सेक्शन 11A मैं रीड करता हूँ, आपको वेर एक्ट में अपने देखना है। कतिपय उपबंधों का भूमि स्वामियों के कतिपय प्रवर्गों को लागू न होना। इस अध्याय के उपबंध जहाँ तक कि वे अध्याय 3A में विशेष रूप से उपबंधित विषयों से संबंधित हैं, सेक्शन 23J में परिभाषित भूमि स्वामी को लागू नहीं होंगे। पर जो 23J में जो भूमि स्वामी परिभाषित किया गया उसके संबंध में पूरा चैप्टर बनाया गया है। चैप्टर 3A पूरा 23A से लेकर 23J तक उसके अंदर प्रोविजन है, पूरा बता रखा है कि कैसे कैसे उन लैंडलॉर्ड को मकान खाली कराने की आवश्यकता है तो कैसे कराएंगे, कैसे टेनेंट को वो हटाएंगे, उसके बारे में रूल दे रखे हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 11 में कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? सेक्शन 12 निकालिए। सेक्शन 12 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन वाइज कीजिए। और ये वो सेक्शन है जो किसी टेनेंट को उसके टेनेंसी से निकालने से उसे रोकती है, उसको संरक्षण देती है। और उसने बताया सिर्फ इस सेक्शन में 16 ग्राउंड दे रखे हैं, उन 16 ग्राउंड के आधार पर ही किसी टेनेंट को आप उसके टेनेंसी से डिस्पोजेस कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। यदि वो 16 ग्राउंड में से कोई भी एक ग्राउंड यदि लैंडलॉर्ड साबित कर देता है तो ही उसे हटा पाएगा, अदरवाइज किसी भी टेनेंट को आप उसके एकोमोडेशन से डिस्पोजेस नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ऐसा रूल हमें इसके अंदर मिलेगा। तो इसमें भी 16 ग्राउंड दे रखे हैं A से लेकर P तक, 12A से लेकर 12P तक। तो 16 ग्राउंड है, एक एक ग्राउंड को हम समझेंगे और एक एक ग्राउंड के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, इसका जो हटाने के लिए दावा लगाया जाता है वो दावा सिविल कोर्ट में लगाया जाता है, ना कि RCA के पास। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सेक्शन 12(1) के जो दावे होते हैं A से लेकर P तक के, वो सारे दावे सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट में लगाए जाते हैं, ना कि RCA के पास, ठीक है। ये चीज़ को याद रखिए। चलिए तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। 16 ग्राउंड हैं, एक एक से हम सारे ग्राउंडों को देखेंगे। और इन ग्राउंडों के संबंध में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे हैं, तो वो सबसेक्शन 3, 4, 5, 6 ऐसे करके उसमें दे रखे हैं। तो हर ग्राउंड के साथ कौन सा रिस्ट्रिक्शन है उसको भी हम साथ में पढ़ेंगे, और उसको आपको तुरंत याद रखना, उसके साथ आपको नोट डाउन करना है इसको। तो देखिए सेक्शन 12। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1, किसी अन्य विधि या संविदा में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी अविदारी के विरुद्ध किसी स्थान से उसकी बेदखली के लिए सिविल न्यायालय में कोई बात निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर ही फाइल किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात
ए नंबर का टाइटल बनाइए नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। तो सबसे पहला ग्राउंड बनता है कि यदि टेनेंट समय पर अपना जो रेंट है वो रेंट जमा नहीं कर रहा है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रहा है समय पर, तो उस दशा में उसको हम हटा सकते हैं, उसको डिस्पैच करवा सकते हैं कोर्ट में दावा लगाकर। लेकिन उसके पहले आपको एक नोटिस उसे देना पड़ेगा, 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा कि आपने जो रेंट जमा नहीं किया उस रेंट को जमा कीजिए। 2 महीने के बाद भी वो रेंट जमा नहीं करता तो उस दशा में आप दावा लगा सकते हैं। ऐसा पहला ग्राउंड बताएगा। तो आपको ऐसे भी याद रखना है, 12(1)(a) में नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के आधार पर हटाते हैं, 12(1)(b) में विधि विरुद्ध उपभाड़े पर देते हैं, उसको सब टेनेंसी पर देते हैं इलीगल तरीके से, तो उस आधार पर। तो सारे ग्राउंड के आपको ABCD करके सारे ग्राउंड के याद रखना पड़ेगा, कौन से नंबर में कौन सा ग्राउंड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 12(1)(a) नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के आधार पर आपको हटाते हैं। ए नंबर देखिए, मैं रीड कर रहा हूँ। यह कि अविदारी ने उससे वैध रूप से वसूली योग्य भाड़े के संपूर्ण बकाया का उस तारीख के जिसको कि भाड़े का बकाया के लिए मांग की सूचना भूमि स्वामी द्वारा उस पर विहित रीति में तामील की गई हो, 2 मास के भीतर ना तो संदाय किया है और ना ही निर्दत्त किया है, तो उस दशा में उसके लिए हम दावा लगाकर उसको डिस्पोजेस करा सकते हैं। लेकिन इसके संबंध में एक रिस्ट्रिक्शन हमें मिलती है सेक्शन 12 की सबसेक्शन 3 की। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3 हमें बताता है कि यदि, निकाल लीजिए सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3, सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3 हमें बताता है यदि उस ग्राउंड के आधार पर आपने उसको नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के आधार पर दावा लगाया और लैंडलॉर्ड टेनेंट दावे में उपस्थित होता है और पूरा किराया जमा कर देता है, तो उस दशा में उसे टेनेंसी से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा ही चलता रहेगा? उसने फिर दोबारा किराया नहीं दिया और दोबारा किराया नहीं दिया, हमने दावा लगाया, उस दावे में उपस्थित हुआ कोर्ट में, फिर से किराया दे दिया, तो ऐसा चलता रहेगा? नहीं। तो बोलता है नहीं, यदि वो पहली बार ऐसा करता है तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा, उससे निकाला नहीं जाएगा उस टेनेंसी से। लेकिन यदि वो आने वाले 3 महीने में फिर से ऐसा ही करता है, दोबारा व्यतिक्रम करता है, फिर से किराया नहीं देता है, तो उस दशा में दूसरे बार जब दावा लगेगा तो फिर उसे मौका नहीं दिया जाएगा, सीधा हटा दिया जाएगा। ऐसा सबसेक्शन 3 बताता है। 12 का सबसेक्शन 3 देखिए, इसके साथ हमें रीड करना है और इसके साथ ही इसको याद रखना है क्योंकि इसी के संबंध में। तो सेक्शन 12(1)(a) के साथ सबसेक्शन 3 देखिए, किसी अविदारी की बेदखली के लिए कोई आदेश उपधारा 1 के खंड क्रमांक A में निर्दिष्ट किए गए आधार पर नहीं किया जाएगा यदि वह अविदारी सेक्शन 13 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार संदाय या पर निक्षेप कर देता है। सेक्शन 13 हमें मिलेगा, उसमें बता रखा है जब भी कोई दावा टेनेंट के अगेंस्ट में लगाया जाता है तो टेनेंट की लायबिलिटी है, चाहे वो दावा हो चाहे अपील हो, कुछ भी हो, तब तक उसे रेंट देते रहना पड़ेगा, तो ही वो अपनी ओर से कोई कार्रवाई कर सकेगा, तभी अपनी ओर से कोई बात कह पाएगा, अदरवाइज उसकी बात करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग वो जमा कर देता है तो उसे फिर हम डिस्पैच नहीं करेंगे। लेकिन परंतु क्या बोलता है देखिए, परंतु कोई भी अविदारी इस उपधारा के अधीन फायदा पाने का हकदार नहीं होगा यदि ऐसा फायदा किसी स्थान के संबंध में एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात वह उस स्थान के भाड़े का संदाय करने में क्रमवर्ती 3 मास तक पुनः व्यतिक्रम करता है। यानी लगातार उसने फिर 3 महीने फिर दोबारा व्यतिक्रम कर दिया, फिर से रेंट उसको नहीं दिया, तो उस सामने उसको फिर डिस्पजेस कर दिया जाएगा। 12(1)(a) के आधार पर सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3 याद रखिए। चलिए बी निकालिए, 12(1)(b), वापस आ जाइए। 12(1)(b) बोलता है विधि विरुद्ध उपभाड़े पर देना। इसका टाइटल बनाएंगे विधि विरुद्ध उपभाड़े पर देना, यानी कि इलीगल तरीके से सब टेनेंसी पर देना। तो अब ये बात निकल के आती है इलीगल तरीके से सब टेनेंसी पर देना, तो लीगल तरीके से सब टेनेंसी पर कैसे देते हैं? तो लीगल तरीके से सब टेनेंसी पर देने के लिए सेक्शन 14, सेक्शन 15 और सेक्शन 16, 3 सेक्शन हमें इसके बारे में MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की बताती हैं कि कैसे आप सब टेनेंसी पे भी दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को अपना जो एकोमोडेशन है वो आपके पोजीशन में वो, तो वो हम जानेंगे बाद में। लेकिन अभी तो आप याद रखिए इलीगल तरीके से यदि आपने सब टेनेंसी पर दिया है, आपने कोई परमिशन नहीं ली थी, आपने कुछ नहीं किया, तो आपको हम उस आधार पर डिस्पजेस करा सकते हैं। 12(1)(b) देखिए, मैं रीड करता हूँ। यह कि अविदारी ने चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात संपूर्ण स्थान या उसके किसी भाग को प्रतिफलार्थ या अन्यथा विधि विरुद्धतया भाड़े पर दे दिया है, समुद्देशित कर दिया है या अन्यथा उसका कब्जा छोड़ दिया है, तो उस कंडीशन में हम आपको डिस्पैच कर सकते हैं। आपको याद रखना है 12(1)(b)
कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सी का 12(1)(c) निकालिए। 12(1)(c) का हमें टाइटल बनाना है कि न्यूसेंस पैदा करना, असंगत उपयोग करना, प्रतिकूल कार्य करना और स्वत्व से इनकारी। 3-4 टाइटल इसके बनते हैं बेसिकली। तो आप कुछ भी बना लीजिए, न्यूसेंस पैदा करना, असंगत उपयोग करना, प्रतिकूल कार्य करता है या स्वत्व से इनकारी करता है। तो उस दशा में भी हम उसको हटा सकते हैं। बेसिकली क्या आता है, सीधी सी बात है, आपने न्यूसेंस पैदा किया, आपने कोई उद्यम मचाया, आपने कोई ऐसा न्यूसेंस क्रिएट किया जिससे आसपास के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, आपने कोई इनकन्सिस्टेंट काम किया, हमने जिस पर्पज़ से आपको रेंट पे दिया, आपने उस पर्पज़ से तो यूज़ नहीं किया, उसके अलावा कोई पर्पज़ से यूज़ किया उसको। या फिर आपने स्वत्व से इनकारी कर दी, आप बोल रहे हैं कि ये भूमि स्वामी नहीं है, इसका लैंडलॉर्ड ही नहीं है ये प्रॉपर्टी का, ऐसा आपने बोला है। तो उस आधार पर आपको हटाने का ग्राउंड और मिलता है 12(1)(c). देखिए 12(1)(c) यह कि अभिदारी या उसके साथ निवास करने वाले किसी व्यक्ति ने न्यूसेंस पैदा कर दी है या कोई ऐसा कार्य किया है जो उस प्रयोजन से असंगत है जिसके लिए उसे वह स्थान अभिदत्त किया गया था, या जिससे भूमि स्वामी के उसमें के हित पर प्रतिकूल या सहायता प्रभाव पड़ना संभाव्य है। यदि ऐसा कार्य आपने किया है तो आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन इसका परंतु बताता है क्या हमने एक पर्टिकुलर मकान आपसे लिया था किराए पर, और हमने उसमें से एक छोटा सा एक कमरा, मान चलिए 4 कमरे आपसे किराए पे लिए, पूरा मकान लिया था, उसमें से एक कमरा हमने रहने के लिए लिया था बेसिकली, लेकिन हमने एक कमरा अपना ऑफिस बना लिया उसमें। तो क्या वो असंगत प्रयोजन के लिए उपयोग कर रहे हैं हम? क्या जिस पर्पज़ से हमें दिया उस पर्पज़ के अगेंस्ट में यूज़ कर रहे हैं क्या? इनकन्सिस्टेंट यूज़ कर रहे हैं क्या? तो नहीं माना जाएगा, ऐसा परंतु बोलता है। देखिए प्रोवाइडेड, परंतु किसी अभिदारी द्वारा उस स्थान के एक भाग का अपने कार्यालय के रूप में उपयोग में लाया जाना उस प्रयोजन से असंगत कार्य नहीं समझा जाएगा जिसके के लिए वह स्थान उसे भाड़े पर दिया गया था। तो जिस पर्पज़ से रेंट पर दिया गया था उसके असंगत कार्य नहीं माना जाएगा। 12(1)(c). 12(1)(d) निकालिए। 12(1)(d) का अब टाइटल बनाना है 6 मंथ तक उपयोग न करना। लगातार 6 महीने तक या तो उस लैंड का उपयोग नहीं करता जिस लैंड को उसने टेनेंसी पर लिया है, तो इस आधार पर भी हम आपकी टेनेंसी को समाप्त कर सकते हैं, इसके लिए दावा लगाकर आपको हटवा सकते हैं। 12(1)(d) देखिए, यह कि युक्त हेतु के बिना वह स्थान उसके कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए बाद के फाइल किए जाने की तारीख से अवैध पूर्ववर्ती 6 मास की लगातार कालावधि तक उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए उसे भाड़े पर दिया गया था उपयोग में नहीं लाया जाता है। लेकिन उसके पास कोई रीजनेबल रीजन है, उसके पास रीजनेबल कारण है कि मैं इसलिए इसको उपयोग नहीं कर पा रहा था क्योंकि कोविड का समय आ गया था, मैं अपने घर चला गया, मेरा सामान नहीं रखा था आपके यहाँ पे, तो मैं कैसे उपयोग करता, वहाँ से आना जाना बंद था। तो रीजनेबल रीजन है तो नहीं माना जाएगा। अदरवाइज रीजनेबल रीजन नहीं और आपने लगातार 6 महीने तक उस पर्टिकुलर लैंड का उपयोग नहीं किया, उस एकोमोडेशन का उपयोग नहीं किया, तो आपको हटाया जा सकता है। 12(1)(d) सेक्शन वाइज कीजिए। सारे आपको सेक्शन वाइज करना है। 12(1)(a) B C D सारे P तक आपको करना है। E निकालिए। E और F दो जो ग्राउंड हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये बताते हैं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नैवासिक प्रयोजन के लिए मिलता है E में, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर गैर नैवासिक प्रयोजन यानी कि नॉन रेजिडेंशियल पर्पज से आपको ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर प्लेस की, तो वो F में। तो ये होता क्या है वास्तविक आवश्यकता, क्या होता है? मान के चलिए आप लैंडलॉर्ड हैं और आपको अपने घर की इसलिए आवश्यकता है, पहले तो आपके बच्चे बाहर रहते थे, अब उनको रहने के लिए आवश्यकता है, आपने किराए पर दे रखा था, अब आपको वास्तविक आवश्यकता है अपने लिए, या तो स्वयं अपने लिए है या अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के फैमिली के लिए ज़रूरत है, तो उस दशा में आप उससे टेनेंट से उस मकान को खाली करा सकते हैं। उसके बारे में 12(1)(e) का ग्राउंड दावा लगेगा। और 12(1)(f) बताता है नॉन रेजिडेंशियल पर्पज से। आपको मान चलिए अपना बच्चे का, मान चलिए जो बच्चा था आपका विदेश में रहता था या कहीं और जाके पढ़ाई करता था, वहाँ से लौट के आया, अब वो ये सोचता है कि यहाँ पे मुझे अपना बिजनेस खोलना है, तो बिजनेस के लिए उस जगह की ज़रूरत है जो मेरी है एक्चुअल में, लेकिन मैंने आपको टेनेंसी भी दे रखी है, तो मैं आपको खाली करवा सकता हूँ 12(1)(f) के ग्राउंड से। लेकिन इन ग्राउंड पर खाली कराने से पहले आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ निर्बंधन आप पर लगाए गए हैं, वो हमें बताए जाएंगे सेक्शन 12 का सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 में। तो अभी हम देखेंगे, पहले 12(1)(e) निकालिए। इसमें एक मेंस का क्वेश्चन भी बनता है पूरा कि 12(1)(e) और F के आधार पर मकान खाली कराने के संबंध में प्रोविज़न बताइए। तो आपको बनाना चाहिए E और F। तो देखिए सेक्शन 12(1)(e) यह कि निवास के प्रयोजन के लिए भाड़े पर दिए गए स्थान की भूमि स्वामी को अपने स्वयं के लिए या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के लिए
यदि वह उसका स्वामी है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके कि फायदे के लिए वह स्थान धारित है, निवास स्थान के रूप में अधिभोग के लिए वास्तविक आवश्यकता है, और यह कि संबंधित शहर या नगर में ऐसे भूस्वामी या ऐसे व्यक्ति के अधिभोग में अपना स्वयं का युक्त रूप से उपयुक्त कोई अन्य निवास स्थान नहीं है। ठीक है, यदि उसका कोई अपना भी एक मकान है, अपना भी कोई और भी जगह है उसके अलावा जो खाली पड़ी है, तो उस दशा में उसको खाली नहीं करवाया जाएगा, कोर्ट खाली नहीं करेगा। लेकिन उसका और कोई स्थान ही नहीं है, सिर्फ वही स्थान और बचा है जो आपके कब्जे में, आप उस पर टेनेंट है, तो आपको हटाने के लिए हम आदेश कर सकता है, कोर्ट, ऐसा मिलता है। 12(1)(E) के साथ सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 आपको रीड करना होगा। सबसेक्शन 4 निकालिए। सबसेक्शन 4 बताता है 12(1)(E) और F के आधार पर आप मकान खाली कराते हैं किसी व्यक्ति से, तो आपको दावा लगाने का अधिकार है बेसिकली। लेकिन आपको तब दावा लगाने का अधिकार 1 वर्ष तक नहीं होगा जबकि आपने जो मकान है, जो पर्टिकुलर एकोमोडेशन है जो टेनेंसी पे दे रखा है, वो मकान या वो एकोमोडेशन आपने ट्रांसफ़र के द्वारा प्राप्त किया। मान के चलिए, एग्जाम्पल के रूप में मान के चलिए जो मकान था वो पूजा मैडम के पोजीशन में था, पूजा मैडम उसकी ऑनर थी और उसमें टेनेंट रहते थे, लेकिन पूजा मैडम ने ट्रांसफ़र कर दिया प्रीति मैडम को, मकान बेच दिया। अब प्रीति मैडम ने जिस दिन पोजीशन लिया, जिस दिन खरीदा, उस दिन से 1 साल तक वो उस 12(1)(E) और F के आधार पर किसी भी टेनेंट को हटाने के लिए दावा नहीं लगा सकते। ऐसा बोलता है सबसेक्शन 4, जब तक 1 वर्ष का समय ना बीत जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 12(1)(4) को सेक्शन वाइज की, सॉरी सेक्शन 12 को सबसेक्शन 4 को सेक्शन वाइज कीजिए। देखिए, जहाँ किसी भूमि स्वामी ने कोई स्थान अंतरण द्वारा अर्जित किया हो, वहाँ उपधारा 1 के खंड E और F में विनिर्दिष्ट आधार पर अविदारी की बेदखली के लिए कोई वाद उपधारा 1 के अधीन तब तक चलने योग्य नहीं होगा जब तक कि ऐसे अर्जन की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि न बीत गई हो। तो जब तक 1 वर्ष का समय नहीं बीतेगा तब तक आपको दावा लगाने का अधिकार नहीं होगा 12(1)(E) के आधार पर और F के आधार पर भी, दोनों की दशा में, यदि आपने ट्रांसफ़र के द्वारा मकान या वो एकोमोडेशन प्राप्त किया है। बहुत अच्छे से अंडरलाइन कीजिए, ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखिए। सबसेक्शन 5 देखिए। सबसेक्शन 5 बोलता है यदि आपने दावा लगा भी दिया, मतलब 1 वर्ष बाद लगाया, या आपने ट्रांसफ़र के द्वारा प्राप्त नहीं किया था तो आपने लगाया नॉर्मल, तो आपके विरुद्ध दावा आपके फेवर में स्वीकार भी हो गया, आपके लिए डिग्री भी हो गई कि आप उस टेनेंट को हटाने के लिए आदेश भी कर दिया, तो तब भी वो टेनेंट 2 महीने तक, आदेश दिनांक से 2 महीने तक उसे हटा नहीं सकते, आप एग्जीक्यूशन नहीं करा सकते, 2 महीने बाद ही वो हटेगा। ऐसा रूल मिलता है सबसेक्शन 5 में। देखिए सबसेक्शन 5 12(1)(E) के संबंध में लागू होता है। देखिए, जहाँ किसी अविदारी की बेदखली के लिए कोई आदेश उपधारा 1 के क्लॉज नंबर E में विनिर्दिष्ट आधार पर किया जाए, वहाँ भूमि स्वामी उसका कब्जा उस आदेश की तारीख से 2 मास की कालावधि का अवसान होने के पूर्व पाने का अधिकार नहीं होगा। तो यानी कि वो 2 महीने पहले, 2 महीने के भीतर कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता, कब्जा उसे आदेश दिनांक से 2 महीने के बाद ही मिलेगा। ऐसा बोल रखा है सेक्शन 12 के सबसेक्शन 5 में। 12(1)(F) निकालिए। 12(1)(F) रखिए, गैर नैवासिक प्रयोजन के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर खाली कराना। ये आप टाइटल बना सकते हैं। नॉन रेजिडेंशियल पर्पज से स्वयं के लिए आवश्यकता है। तो नॉन रेजिडेंशियल पर्पज क्या होता है, यानी कि कोई बिजनेस करना है, कोई दुकान खोलना है, कोई धंधा करना है, उसके लिए मुझे आवश्यकता है अपनी जगह। तो बिल्कुल सेम एनालॉजी पर है, 12(1)(E) पढ़ा, वैसे ही 12(1)(F) है, अपने लिए आवश्यकता है, अपने वयस्क पुत्रों के लिए आवश्यकता है, अपने अविवाहित पुत्रियों के लिए उसे आवश्यकता है, इन सब चीज़ों के लिए आवश्यकता है, तो मांग सकता है और ऐसा करा सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले, ऐसा कोर्ट ऑर्डर करेगा उससे पहले सेक्शन 12 का सबसेक्शन 6 हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन उस पर लगाता है कि आपको क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो 2 महीने के भीतर, 2 महीने तक आपको एकोमोडेशन का पोजीशन नहीं मिलेगा, जैसे कि हमने ई के संबंध में पढ़ा ना 12 की सबसेक्शन 5 में, वैसे इस पर भी लागू होगा। 12 की सबसेक्शन 6 में लिखा है। दूसरी चीज़ इसमें ये बता रखा है कि आपको 1 साल का किराया एज अ कंपनसेशन के रूप में उसको टेनेंट को देना पड़ेगा, लेकिन कुछ कंडीशन है उसमें 2 साल का आपको देना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर जगह दे रखी है और पर्टिकुलर ग्राउंड दे रखे हैं, वो अभी हम समझेंगे 12 के सबसेक्शन 6 में। उससे पहले हम 12(1)(F) देखिए, 12(1)(F) रीड करते हैं। देखिए, यह कि अनिवासिक प्रयोजनों के लिए भाड़े पर दिए गए स्थान की भूमि स्वामी को अपना या अपने वयस्क पुत्रों में से किसी वयस्क पुत्र या अपनी अविवाहित पुत्रियों में से किसी अविवाहित पुत्री का, यदि वह उसका स्वामी हो, या यदि ऐसे व्यक्ति का जिसके कि फायदे के लिए वह स्थान धारित है,
कोई कारोबार चालू रखने या प्रारंभ करने के प्रयोजन के लिए वास्तविक आवश्यकता है, और यह कि संबंधित शहर में या नगर में ऐसे भूमि स्वामी या ऐसे व्यक्ति के अधिभोग में अपना स्वयं का युक्त रूप से उपयुक्त कोई अन्य अनैवासिक स्थान नहीं है, तो उस दशा में उसको खाली करा दिया जाएगा। इसके आधार पर हमें जो मिलता है वो 12 का सबसेक्शन 6 मिलेगा। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 6 निकालिए। 12 का सबसेक्शन 6 हमें बताता है, क्या बोलता है, देखिए इसमें बता रखा है कि आप पोजीशन तो ले सकते हैं, लेकिन पोजीशन आपको आदेश की तारीख से 2 माह की कालावधि के बाद मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा, पहली बात तो। दूसरी चीज़, कुछ दशाएं दे रखी हैं जिनमें ये पर्टिकुलर प्लेस दे रखे हैं, उन प्लेस के अंदर यदि आपका एकोमोडेशन है और उस पर एकोमोडेशन एक्ट लागू होता है, तो उस दशा में आपको 2 वर्ष तक का किराया एज अ कंपनसेशन के रूप में टेनेंट को देना पड़ेगा। यदि वो किराएदारी 10 वर्ष पुरानी है या फिर वो किराएदार 10 वर्ष पुराना है। किराएदार 10 वर्ष पुराना यानी कि वो दुकान, मान चलिए उसकी नाई की दुकान थी आपके घर के अंदर, वो 10 वर्ष से पुराना, पिछले 10 साल से ज़्यादा से आपके दुकान वहीं रहता है, वहीं काम करता है, तो उस दशा में आपको 2 साल का कंपनसेशन उसे देना पड़ेगा। और यदि वो पर्टिकुलर प्लेस में आता है, जो प्लेस हमने बता रखे हैं इसके अंदर, या फिर 10 वर्ष पुराना किराएदार है। किराएदार पुराना है ये कैसे मानेंगे? मान चलिए किराएदार था जो नाई था, जैसे कि उसकी दुकान थी सैलून की, वो 5 साल तक रहा उसमें और वो दुकान बेच के चला गया एक व्यक्ति को, उसने भी उसमें वही सेटअप था, सब कुछ था, दुकान वही रही, सिर्फ मालिक चेंज हो गया, तो वो भी ये 10 वर्ष हो जाते हैं, तो उसको भी आपको देना पड़ेगा। ऐसा सेक्शन 12 का सबसेक्शन 6 हमें बताता है। तो 12 का सबसेक्शन 6 देखिए, हम रीड करते हैं। जहाँ किसी अविदारी को बेदखली के लिए कोई आदेश उपधारा 1 के खंड क्रमांक F में विनिर्दिष्ट आधार पर किया जाए, वहाँ भूमि स्वामी उसका कब्जा नंबर A उस तारीख से 2 मास की कालावधि का अवसान होने के पूर्व पाने का हकदार नहीं होगा। B नंबर देखिए, उस दशा में जबकि वह स्थान ग्वालियर, लश्कर और मुरार को सम्मिलित करते हुए इंदौर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, रायपुर, दुर्ग नगरों में या ऐसे अन्य नगरों या शहरों में जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट किए गए हों स्थित हों, तब तक पाने का हकदार नहीं होगा जब तक कि भूमि स्वामी अविदारी को प्रतिकर के रूप में ऐसी रकम का संदाय न कर दे। कैसी रकम? नंबर 1, निम्नलिखित दशाओं में उस स्थान के वार्षिक भाड़े की दुगने के बराबर, यानी कि 2 वर्ष का भाड़ा। वार्षिक भाड़ा मान लीजिए 10,000 है तो 20,000 रुपये, यानी कि दुगना बोला ना हमने, तो 2 वर्ष तक का भाड़ा आपको देना पड़ेगा इनडायरेक्टली वे में। कब? जबकि नंबर 1 10 वर्ष पुराना किराएदार है, इसका टाइटल बना लीजिए 10 वर्ष पुराना किराएदार है, और बी नंबर का बनेगा 10 वर्ष पुराना कारोबार है। तो ए नंबर देखिए, जहाँ वह स्थान उस अविदारी द्वारा जिसके बेदखल किया जा रहा है उस तारीख से जिसको कि वह भूमि स्वामी उसके कब्जे के लिए दावा फाइल करे, ठीक पूर्ववर्ती 10 वर्ष की कालावधि तक व्यापार के प्रयोजन के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए या ऐसे प्रयोजनों के साथ किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया हो, यानी कि 10 वर्ष से पुराना किराएदार है ये। दूसरा बी नंबर, जहां 10 वर्ष की पूर्वोक्त कालावधि के दौरान उस स्थान में कोई कारोबार करने वाले अविदारी ने उसे छोड़ दिया हो और ठीक उत्तरवर्ती अविदारी ने अपने पूर्ववर्ती का कारोबार या तो अंतरण द्वारा या विरासत द्वारा अर्जित कर लिया हो। तो इन दोनों कंडीशन में आपको 2 वर्ष का किराया देना पड़ेगा। और सेकंड बताता है अन्य दशाओं में वार्षिक भाड़े की रकम के बराबर एज ए कंपनसेशन के रूप में आपको उसको देना पड़ेगा। ऐसा रूल हमें बताता है सेक्शन 12 का सबसेक्शन 6। 12(1)G का हम टाइटल बनाएंगे कि मरम्मत कराने के लिए, यानी कि अपने मकान में आपको मरम्मत करानी है तो उस लिए आपको आवश्यकता है मकान की, तो मरम्मत कराने के लिए 12(1)G के आधार पर आप उससे खाली करा सकते हैं, ऐसा हमें मिलता है। तो 12(1)G देखिए, यह कि वह स्थान मानव निवास के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त हो गया है और ऐसी मरम्मत कराने के लिए जो कि उस स्थान को खाली किए बिना नहीं कराई जा सकती। भूमि स्वामी को उस स्थान की वास्तविक आवश्यकता है, तो इस आधार पर आपको हम खाली कराएंगे, मरम्मत कराएंगे, मरम्मत कराने के बाद वापस कर देंगे। ऐसा रूल हमें मिलता है 12(1)G में। 12(1)G याद रखिए। जी के बाद आता है H, निर्माण करवाना है, पुनर्निर्माण करना है, कोई संशोधन आपको करना है उसमें,
मकान के अंदर, तो 12(1)H के आधार पर आप दावा लगाएंगे। 12(1)H हमें बताता है यदि आपको अपने मकान के अंदर निर्माण, पुनर्निर्माण, कोई बिल्डिंग बनवानी है, कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है, और वो ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो खाली करवा के बिना नहीं कर सकते आप, और ऐसा करना आवश्यक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा उससे कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किराएदार जो है उसकी जो इस पर्पज़ से वो भूमि यूज़ कर रहा है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ऐसा हम बोलता है H। 12(1)H निकालिए। यह कि उस स्थान के भूमि स्वामी को वास्तविक आवश्यकता निर्माण या पुनर्निर्माण के या उसमें कोई सारवान वृद्धि या परिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए है, और यह है कि ऐसा निर्माण या पुनर्निर्माण या परिवर्तन उस स्थान को खाली किए बिना नहीं कराया जा सकता। तो उस दशा में आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप खाली करा सकते हैं उसको, लेकिन इसके संबंध में एक रिस्ट्रिक्शन आपको मिलता है 12(7) का, सेक्शन 12 के सबसेक्शन 7। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 7 बोलता है कि 12(H) के आधार पर आप मकान तब तक खाली नहीं करा सकते जब तक कि आप न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर देते कि एक्चुअल में आप निर्माण कराना चाहते हैं। कोर्ट आपको देखेगा कि आप एक्चुअल में कराना चाहते कि नहीं चाहते। दूसरी चीज़, आप उसमें कोई ऐसा परिवर्तन तो नहीं कर देंगे जिससे वो टेनेंट को जिस पर्पज़ से यूज करता है यूज ही नहीं कर पाए। तीसरी चीज़, आपका ये भी देखेगा, आप बोल तो रहे हैं कि निर्माण करवाना चाहते हैं, उसमें आपसे पूछेगा कितना रुपये लगेगा, आपने बताया 5 लाख रुपये लगेगा, तो कोर्ट ने बताइए आपका कहाँ है 5 लाख रुपये निर्माण कराने के लिए, तो आप बोलते हैं मेरे बैंक में है, तो बैंक का स्टेटमेंट पेश करना पड़ेगा। यदि ऐसा आप साबित कर देते हैं तो ही आपको परमिशन दी जाएगी, अदरवाइज नहीं। ऐसा सबसेक्शन 7 बताता है। देखिए सबसेक्शन 7, 12 का सबसेक्शन 7 बोलता है किसी अविदारी की बेदखली के लिए कोई आदेश उपधारा 1 के क्लॉज नंबर H में निर्दिष्ट आधार पर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय का यह समाधान ना हो जाए कि प्रस्तावित पुनर्निर्माण से उस प्रयोजन में जिसके के लिए वह स्थान भाड़े पर दिया गया था आमूल परिवर्तन नहीं होगा, या यह कि आमूल परिवर्तन लोक हित में है, और यह कि ऐसे पुनर्निर्माण के रेखांकन या प्राक्कलन उचित रूप में तैयार किए गए हैं, और यह कि उस प्रयोजन के लिए आवश्यक निधियां भूमि स्वामी के पास उपलब्ध है। तो ये सभी चीज़ों की कोर्ट जांच करेगा, तभी जाके उसको आदेश देगा हटने के लिए। आई वापस आइए, समझ में आ गया। 12(1)I का आप ग्राउंड बनाएंगे, टाइटल बनाएंगे, स्वयं बना लिया है, खाली कब्जा प्राप्त कर लिया है या आवंटित हो गया है। अब इससे टाइटल से हमें समझ में आता है कि जो टेनेंट है उसने अपना स्वयं का मकान बना लिया है, या उसे कहीं से कोई खाली कब्जा प्राप्त हो गया है, वेकेंट पोजीशन मिल गया है उसे, या फिर उसे कोई मकान अलॉट हो गया है, जैसे अलॉट होते हैं ना, गवर्नमेंट की स्कीम चलती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, वहाँ से अलॉट हो गया, तो उस दशा में हम उस आधार पर उससे खाली करा सकते हैं आई के आधार पर, जैसा 12(1)I बोलता है। तो 12(1)I निकालिए। देखिए, यह कि अविदारी ने चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात ऐसा कोई स्थान जो उसके निवास के लिए उपयुक्त है बना लिया है, नंबर 1, या उसका खाली का कब्जा प्राप्त कर लिया है, अथवा उसे कोई स्थान आवंटित कर दिया गया है, तो उस दशा में आप उससे खाली करा सकते हैं। आई के बाद जे का याद रखने का तरीका है, जे में हमें ग्राउंड मिलता है सेवा या नियोजन में ना रहने के आधार पर। पहले वो हमारे सेवा नियोजन में था, अब नियोजन में नहीं रहा, वो छोड़ के चला गया या उसको निकाल दिया गया। होता है ना, जैसे कंपनियों में हम जॉब करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो वो आपको रहने के लिए मकान देती हैं किराए पे, उसका रेंट लेती हैं, बेसिकली उसको आपके आधार पर देती हैं। तो आप जब उसको टेन्योर आपका पूरा हो गया, आपको वहाँ से निकाल दिया गया, आपका समय पूरा हो गया, तो आपको मकान भी खाली करना पड़ेगा। ऐसा हमें 12(1)J बताता है। 12(1)J देखिए, यह कि वह स्थान उस आवेदनी को निवास स्थान के रूप में उपयोग के लिए भाड़े पर इस कारण दिया गया था कि वह उस भूमि स्वामी की सेवा या नियोजन में था, और यह कि वह आवेदनी चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात ऐसी सेवा या नियोजन में नहीं रह गया है। इस आधार पर आप खाली कर सकते हैं। लेकिन इसमें सेक्शन 12 के सबसेक्शन 8 का एक रिस्ट्रिक्शन उस पर लगा हुआ है कि तब तक आपको मकान खाली नहीं कराया जाएगा यदि आपके और उस लैंडलॉर्ड के बीच में, या जो भी आपका लैंडलॉर्ड था, लैंडलॉर्ड इन द सेंस वो कंपनी या वो जो भी थी उसके आप काम करते थे, उसके बीच कोई दावा चल रहा है, कोई सक्षम प्राधिकारी के पास एक मामला लंबित है कि इस आधार पर मुझे हटाया गलत है या सही है, तो ये जब तक मामला निपट नहीं जाएगा तब तक आपसे खाली पोजीशन नहीं कराया जाएगा। ऐसा भी हमें मिलता है 12 के सबसेक्शन 8 में। तो देखिए 12 का सबसेक्शन 8,
किसी अबेदारी की बेदखली के लिए कोई आदेश उपधारा 1 के क्लॉज नंबर जे में विनिर्दिष्ट किए गए आधार पर नहीं किया जाएगा यदि इस बारे में कि क्या अबेदारी भूमि स्वामी का सेवा या नियोजन में नहीं रह गया है कोई विवाद किसी ऐसे सक्षम प्राधिकारी के पास समक्ष लंबित हो जो किसी ऐसे विवाद का विनिश्चय करने में सक्षम हो। तो तब तक वो लंबित रहता है मामला, तब तक आपको नहीं हटाया जाए। 12(1) जे के साथ सबसेक्शन 8 को याद रखिए। 12(1) के निकालिए, वापस आइए। 12(1) के का बनता है सार्वजनिक नुकसान के आधार पर। के आधार पर के बनाते हैं हम, कट्टस होता है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि उसने तोड़ फोड़ की है, कोई कट्टस किया, कोई निर्माण, कोई क्षति पहुंचाई है, इस आधार पर आपको हटा रहे हैं। तो 12(1) के देखिए, यह कि उस अबेदारी ने चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात स्थान को कोई सार्वजनिक नुकसान पहुंचाया या पहुंचाने दिया है, या तो स्वयं पहुंचाया या कोई पहुंचा रहा था तो आपने रोका नहीं, क्योंकि आप तो किराए से रहते हैं। तोड़ दे आपने की, तोड़ दे, खिड़की तोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कौन सा मकान है, तो ये नहीं तोड़ने देंगे। आपने ऐसा किया है तो आपको हटा सकते हैं। 12(1) के साथ आपको एक ग्राउंड याद रखना है। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 9, 12 का सबसेक्शन 9 हमें बताता है कि आपको तब तक नहीं हटाया जाएगा 12(1) के आधार पर जब तक कि आप उस नुकसान के बदले में प्रतिकर देने का वचन देते हैं, आप प्रतिकर दे देते हैं, जितना भी नुकसान हुआ आपने उसके बदले में पैसा दे दिया, तो आपको नहीं हटाया जाएगा। फिर ऐसा 12 का सबसेक्शन 9 बोलता है। देखिए सबसेक्शन 9 बोलता है किसी अबेदारी की बेदखली के लिए कोई आदेश उपधारा 1 के क्लॉज नंबर के में विनिर्दिष्ट किए गए आधार पर नहीं किया जाएगा यदि अबेदारी पहुंचाए गए नुकसान की मरम्मत ऐसे समय के भीतर जैसा कि न्यायालय द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए न्यायालय के समाधान योग्य रूप में कर देता है, या फिर भूमि स्वामी को प्रतिकर के रूप में ऐसी रकम का संदाय कर देता है जैसे कि न्यायालय द्वारा निर्देशित हो। तो या तो स्वयं निर्माण कर देता है, उस चीज़ का सही करा देता है, या फिर उसके बदले में पैसा देता है, जो भी कोर्ट बताए, तो उस आधार पर प्रोसेड नहीं हटाया जाएगा। 12(1) के यानी कि सार्वजनिक नुकसान या क्षति के आधार पर। फिर आता है एल। अब एल से हमें बनता है, इसका बना सकते हैं हम, लिखित सूचना देने के बाद खाली न करना। तो रिटर्न में आपने नोटिस किया कि जैसे कि आप हैं, आप कोई एग्ज़ाम पर्पज़ से आप ग्वालियर में रहते हैं, पढ़ने के पर्पज़ से आपने बोला कि आने वाले मार्च में मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा, ऐसा लेटर आपने एक दिया लैंडलॉर्ड को। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम हो जाएंगे, आप चले जाएंगे। आपने नोटिस दिया, उसके बाद भी नहीं जा रहे हैं, तो उस दशा में 12(1) एल के आधार पर आपको खाली कराया जा सकता है। देखिए 12(1) ए एल, देखिए एल, यह है कि उस अबेदारी ने स्थान को छोड़ने की लिखित सूचना दे दी है और उस स्थान के उस सूचना के परिणाम स्वरूप भूमि स्वामी ने उस स्थान को बेचने के लिए ऐसी संविदा कर ली है अथवा कोई ऐसा अन्य कार्रवाई कर ली है जिसके परिणाम स्वरूप उसके हितों को उस दशा में जबकि उसे वह स्थान का खाली कब्जा नहीं दिया गया गंभीर क्षति होगी या गंभीर हानि होगी। आपने बोला कि मैं छोड़ने वाला हूँ, इस आधार पर मैंने किसी को बेच दिया मकान या किसी और को किराए पर देने की बात कर दी, मैंने एडवांस भी लिया, सब कुछ कर लिया, तो उस दशा में फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। 12(1) एल। 12(1) एम निकालिए। एम का टाइटल बनेगा कि लिखित अनुज्ञा के बिना निर्माण, तात्विक परिवर्तन या मूल्य में कमी। आपने क्या किया, विदाउट परमिशन, विदाउट लैंडलॉर्ड की परमिशन से आपने उस मकान में कोई परिवर्तन करवा दिया, कोई कंस्ट्रक्शन करवा दिया, और उससे क्या हुआ, भूमि के मूल्य में कमी हो गई। तो ऐसा यदि आपने किया है तो आपको हम हटाने का आदेश दे सकते हैं 12(1) एम में। तो 12(1) एम देखिए, यह कि अबेदारी ने भूमि स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई ऐसा संनिर्माण किया है या किए जाने दिया है जिसके कारण उस स्थान में ऐसा कोई तात्विक परिवर्तन हो गया है जो भूमि स्वामी के हित के लिए अपायकर है या जिसके कारण उसके मूल्य में सारभूत रूप से कमी हो जाना संभाव्य है। अब उसको समझे कैसे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक अपना मकान बनवाया और मैंने उसमें बालकनी छोड़ रखी थी बढ़िया, किस लिए कि जिससे बालकनी पे मैं बैठ के आराम से सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढूं, सुबह सुबह सूरज की किरणें आती हैं, बढ़िया आती हैं। लेकिन उसने क्या किया, उसने बालकनी के जैसे हम वो होता है ना हमारे यहाँ ग्रिल लगी होती है, ग्रिल के जस्ट बगल में एक 9 फुट की दीवार खड़ी करवा दी उसने। तो भैया ऐसे क्यों करवा दी, हमने तो इस पर्पज़ से मकान बनवाया, साइड व्यू लिया है मकान का, और आपने ऐसा कर दिया तो नुकसान हुआ ना। इसलिए तो इसके साथ साथ हमें सेक्शन 12 का सबसेक्शन 10 का एक ग्राउंड हमें मिलता है, यदि वो उस नुकसान को जो उसने किया है, वो आपने उसने जो चीज़ें बनाई हैं, कंस्ट्रक्शन किया है, उसको हटा देता है,
उसको मकान को पुरानी अवस्था में लेके आने के लिए जितना कोर्ट समझता है उसके अंदर कर देता है तो उसे फिर नहीं हटाया जाएगा। ऐसा सबसेक्शन 10 बताएगा। देखिए सबसेक्शन 10, किसी भी अबेदारी की बेदखली के लिए उपधारा 1 के क्लॉज नंबर एम में विनिर्दिष्ट किए गए आधार पर नहीं किया जाएगा यदि अबेदारी ऐसे समय के भीतर जैसा कि न्यायालय द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए उस स्थान को उसके मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर देता है या भूमि स्वामी को प्रतिकर के रूप में ऐसे रकम का संदाय कर देता है जो न्यायालय निर्देशित करे, तो उस दशा में भी उसे वापस कर देगा, फिर हटाएगा नहीं। 12(1)M, 12(1)M के बाद आता है N। N निकालिए। N का है खुली भूमि पर मकान बनाने के लिए, यानी कि जो मकान हमने दिया आपको उसमें कोई ओपन लैंड भी थी जिस पर हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो उस भूमि पर हम आपको वापस ले सकते हैं उस भूमि के लिए कि भैया तुम जिसमें रह रहे हो उसमें रहो, हमें ओपन लैंड दे दीजिए, हमें उसमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो 12(1)M N के आधार पर उसमें हम खाली कर सकते हैं। 12(1)N देखिए, यह कि किसी ऐसे स्थान की दशा में जो कि खुली भूमि है भूमि स्वामी को उस मकान पर बनाने की दृष्टि से आवश्यकता है। कई बार हम अपना ओपन लैंड होता है, कोई प्लॉट पड़ा है, वही हम दे देते हैं कि आप रखिए इसको, आप इस पर किराए के रूप में ले लिया हमने कुछ सामान रखने के लिए, हम उसको खाली कर सकते हैं मकान बनाने के लिए। 12(1)O, ओ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ को याद रखिए। ओ का मतलब है घेरा करना, हम गोल बनाते हैं ना, इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, एक कमरा हमने किराए पर लिया, उसके 3 कमरे पर और तारा अपना लगा दिया, उस पर घेरा कर लिया, उसको घेर लिया हमने, अपनी भाषा में देखा जाए तो नॉर्मल बोलचाल की। तो ऐसा यदि आपने किया, इलीगल तरीके से आपने उसमें अपना कब्जा किया, अपना पोजीशन किया, तो आपने 12(1)O के आधार पर ग्राउंड बनता है और आपको हम हटा सकते हैं 12(1)O के ग्राउंड के आधार पर, ऐसा हम बोलता है। लेकिन अगर आपने परमिशन से किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट परमिशन किया तो आपको हटा सकते हैं। 12(1)O देखिए, यह कि अबेदारी ने भूमि स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना उस स्थान के ऐसे भाग या भागों पर भी कब्जा कर लिया है जो कि उसको भाड़े पर दिए गए स्थान में सम्मिलित नहीं है और जिसे अबेदारी ने भूमि स्वामी द्वारा इस संबंध में लिखित सूचना दी जाने पर भी खाली नहीं किया है। इसके संबंध में 12 के सबसेक्शन 11 का ग्राउंड हमें मिलता है। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 11 हमें बताता है कि वो अपना इलीगल कब्जा हटा देता है जितना समय उसको कोर्ट ने दिया उस आदेश के अनुसार, तो फिर उसको नहीं हटाया जाएगा। तो देखिए 11 सबसेक्शन 11, किसी अबेदारी की बेदखली के लिए कोई आदेश उपधारा 1 के क्लॉज नंबर O में निर्दिष्ट किए गए आधार पर नहीं किया जाएगा यदि अबेदारी ऐसे समय के भीतर जैसा कि न्यायालय द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए उस स्थान के उस भाग या उन भागों को जो कि उससे भाड़े पर नहीं दिए गए हैं खाली कर देता है या भूमि स्वामी को प्रतिकर के रूप में ऐसी रकम का संदाय कर देता है जैसा कि न्यायालय निर्देशित करे, तो उस दशा में उसको खाली नहीं कराया जाएगा। इसके बाद लास्ट ग्राउंड बचता है 12(1)P। 12(1)P हमें बताता है कि वो टेनेंट जो है, वो टेनेंट कोई अनैतिक कार्य करता है, कोई अवैध कार्य करता है, इलीगल पर्पज से यूज़ करता है उस लैंड को, या फिर किसी अपराध का वो सिद्ध दोष ठहराया गया है, तो उस आधार पर भी हम खाली करा सकते हैं। तो इसका हम टाइटल बना सकते हैं अनैतिक या अवैध प्रयोजन के लिए उपयोग या अपराध का सिद्ध दोष। तो देखिए, यह कि अबेदारी तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य तत्सम प्रवृत्त विधि के अधीन उस भवन का अनैतिक या अवैध प्रयोजन के लिए उपयोग करने का या उपभोग करने का उपयोग करने की अनुज्ञा के देने के अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है। मान चलिए उसने उसमें जुआ घर बना लिया, उसमें शराब पिलाता है लोगों को लाके, तो ऐसा आपने गलत किया, हमने इस पर्पज से आपको दिया ही नहीं था, अवैध कार्य आप कर रहे हैं, इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं उसमें, तो उस पर्पज से आपको खाली करा सकते हैं। तो ऐसा हमने 16 ग्राउंड इसके अंदर देखे, 12(1)A से लेकर 12(1)P तक। ये 16 ग्राउंड के आपको टाइटल बनाने हैं, शॉर्ट टाइटल, और इनको याद रखना है। इसमें हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी, सबसेक्शन 2, तो सबसेक्शन 2 निकाल लीजिए। सबसेक्शन 2 हमें क्या बोलता है, इसका ये कहना है सेक्शन 2 का कि यदि कोई सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कोई ग्राउंड के आधार पर यदि टेनेंट को हटाया जाता है और उसमें सब टेनेंट के बारे में कोई बात नहीं की जाती उस ऑर्डर के अंदर, तो सब टेनेंट पर वो ऑर्डर लागू नहीं होगा, ऐसा हमें इसके अंदर मिलता है। या फिर उस आदेश के माध्यम से हमने बोला ना हो कि सब टेनेंट पर भी ये लागू होगा, तभी वो लागू होगा, अदरवाइज नहीं, ऐसा हमें बता रखा है सबसेक्शन 2 में। देखिए सबसेक्शन 2, उपधारा 1 के अधीन किसी कार्रवाई में अबेदारी की बेदखली के लिए कोई आदेश धारा 15 में निर्दिष्ट किए गए किसी उप अबेदारी पर जिसने कि अपनी उप अभिधर्ती की सूचना भूमि स्वामी को उस धारा के अधीन उपबंधों के अधीन दे दी हो
तब तक आबद्ध कर नहीं होगा जब तक कि उस उपअधिकारी को उस कार्रवाई का पक्षकार ना बनाया जाए और बेदखली का आदेश उस पर आबद्ध करना बनाया जाए। तो ये कंडीशन होंगी तो ही उसे हटाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। 2 कंडीशन है, पहली तो उपअधिकारी को कार्रवाई का पक्षकार नहीं बनाया गया तो हम उस पर आबद्ध करनी होगा। दूसरा, उस आदेश में हमने ऐसा बोला गया हो कि उस पर भी लागू होगा तो ही लागू होगा, अदरवाइज नहीं। भले ही टेनेंट हट जाए, टेनेंट नहीं उसको सब टेनेंट को लेके आया तो टेनेंट हट जाएगा लेकिन सब टेनेंट नहीं हटेगा यदि ऐसा ऑर्डर नहीं कराया तो सेक्शन 12 वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन वाइज कीजिए। 16 ग्राउंड पढ़े, 16 ग्राउंड हमेशा आपको याद रखना है। एनी क्वेश्चन? चलिए सेक्शन 13 निकालिए। सेक्शन 12 जो हमने पढ़ा, जो ग्राउंड पढ़े, इन ग्राउंडों का फायदा टेनेंट को तभी मिलेगा जब सेक्शन 13 का पालन करेगा वो। सेक्शन 13 में क्या दे रखा है? सेक्शन 13 में दे रखा है अवधारी की बेदखली के विरुद्ध संरक्षण का फायदा कब मिलेगा। तो इसमें बेसिकली एक रूल दे रखा है, उसमें बोल रखा है टेनेंट को अपनी ओर से कार्रवाई करने का फायदा या अपने आप को डिफेंड करने का सेक्शन 12 के ग्राउंड के आधार पर कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, मैंने कोई रेंट नहीं दिया, मैंने कोई इलीगल वर्क नहीं किया, सब टेनेंसी पे ही दिया, इन सभी में अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार तभी मिलेगा जब वो सेक्शन 13 का पालन करेगा। सेक्शन 13 में दे रखा है कि आप समय पर जितना भी समय रहेगा उतने समय के भीतर आप लगातार अपना रेंट जमा करते रहेंगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे रूल हमें इसके अंदर मिलेंगे। अब मान चलिए विवाद ही आपका ये है कि रेंट कितना देना है, ये फिक्स ही नहीं है, तो सब सेक्शन 2 सेक्शन 13 का बताएगा कि आप उस दशा में जो कोर्ट है वो फिक्स कर देगा कि रेंट कितना माना जाए, इनका इंटरम रेंट फिक्स कर देगा तब तक। तो एक बार पहले हम रीड करते हैं सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1। देखिए स्पीड में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए सबसेक्शन 1, भूमि स्वामी द्वारा धारा 12 में निर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर कोई वाद या कोई अन्य कार्रवाई संस्थित की जाने पर या अवधारी द्वारा अपनी बेदखली के लिए किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध किसी अपील या किसी अन्य कार्रवाई में अवधारी यथास्थिति समन लेके रेट ऑफ समन्स की या अथवा अपील की या किसी अन्य कार्रवाई की सूचना की तामील के 1 मास के भीतर, 1 महीने के भीतर उसे करना होगा, या अवधारी द्वारा अपील या किसी अन्य कार्रवाई संस्थित किए जाने के 1 मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जैसा कि न्यायालय उसको अनुज्ञात करे, आवेदन किए जाने पर इस संबंध में अनुज्ञात करे, भाड़े की दर से जिस दर से उसका संदाय किया जाता था संग्रहित रकम का न्यायालय में निक्षेप करे या भूमि स्वामी को उसका संदाय करे। संदाय उस कालावधि के लिए करेगा जिसके के लिए अवधारी ने व्यतिक्रम किया हो और जिसके अंतर्गत उस मास के जिसमें ऐसा निक्षेप की संदाय किया जाता है पूर्ववर्ती मास की समाप्ति की पश्चातवर्ती कालावधि आएगी और उसके पश्चात उस दर पर भाड़े के समतुल्य राशि का निक्षेप या संदाय यथास्थिति उस वाद अपील या कार्रवाई का विनिश्चय होने तक मासानुमास प्रत्येक महीने प्रत्येक उत्तरवर्ती मास की 15 तारीख तक करता रहेगा। जब तक वो मामला डिसाइड नहीं होता, निबट नहीं आता, तब तक हर महीने आपको 15 तारीख तक उसको देना होगा पैसा। यदि आप जिस दिन आपने पैसा नहीं दिया आपका डिफेंस करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। ऐसा हमें सबसेक्शन 6 मिलेगा, अभी बताएगा सबसेक्शन 6 इसका। तो सबसेक्शन 1 समझ में आ गया आपको। सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि इसका आप टाइटल बना सकते हैं किराए का विवाद। तो किराए का विवाद है तो अनंतिम भाड़ा नियत किया जाएगा। यदि आपको यही तय नहीं है कि रेंट कितना है तो उस दशा में रेंट फिक्स किया जाएगा कि कितना रेंट उसको दिया जाएगा। इसको हम प्रोविजनल रेंट बोलते हैं या अनंतिम भाड़ा बोलते हैं। देखिए सबसेक्शन 2, यदि उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी वाद या कार्रवाई में भाड़े की रकम के बारे में कोई विवाद हो जो अवधारी द्वारा देय है तो न्यायालय या तो भूमि स्वामी द्वारा या अवधारी द्वारा उस संबंध में विवेचन किए जाने पर जो कि ऐसे वाद या कार्रवाई के दौरान सर्वप्रथम अवसर पर किया जाए उस स्थान के संबंध में युक्त अनंतिम भाड़ा नियत करेगा जो कि उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार निक्षिप्त या संदर्भ किया जाएगा और कोई भी न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के सिवाय इस हेतु कोई अवचन किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम पर ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो अनंतिम भाड़ा नियत कर देगा कि इतना जब तक आप इतना जमा कीजिए। सबसेक्शन 3 बताता है कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो रेंट है, यदि आप चाहते हैं कि कहाँ जमा करें, किसको दें, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, ये बोल रहा है मैं भी मकान मालिक हूँ, बोल रहा है मैं भी मकान मालिक हूँ, तो आप कोर्ट में जमा कर सकते हैं, ऐसा बोलता है सबसेक्शन 3।
तो देखिए सब सेक्शन 3, न्यायालय में निक्षेप, इसका टाइटल आप बना सकते हैं। यदि उपधारा 1 में निर्दिष्ट की गई किसी कार्रवाई में इस बारे में कोई विवाद हो कि भाड़ा किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को दे है, तो न्यायालय अभिदारी को यह निर्देश दे सकेगा कि उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन उसके द्वारा दे रकम न्यायालय में निक्षेप कर दे, और ऐसी किसी दशा में कोई भी व्यक्ति निक्षिप्त रकम तब तक निकालने का हकदार नहीं होगा जब तक कि न्यायालय विवाद को विनिश्चित न कर दे और उसके संदाय के संबंध में आदेश न कर दे, तब तक वो रकम कोर्ट में जमा रहेगी। सबसेक्शन 4 बताता है कि सबसेक्शन 3 में जो टेनेंट ने बोला ना कि ये मैं किसको किराया दूं, पता नहीं पड़ रहा, कौन मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, ऐसा यदि उसने एप्लीकेशन गलत आधार पर की, मिथ्या की है, तुच्छ की है, तो उसकी प्रतिरक्षा काट दी जाएगी, उसके डिफेंस करने के अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा रूल मिलता है सबसेक्शन 4 में। देखिए सबसेक्शन 4, यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा 3 में निर्दिष्ट किया गया कोई भी विवाद किसी अभिदारी द्वारा ऐसे कारणों से उठाया गया है जो मिथ्या है या तुच्छ है, तो न्यायालय बेदखली के विरुद्ध प्रतिरक्षा काट दिए जाने का आदेश दे सकेगा और वाद की सुनवाई के लिए अग्रसर होगा। सबसेक्शन 5 निकालिए। जी, हमने सेक्शन 12(1) के आधार पर ग्राउंड पढ़ा था कि 12(1) के आधार पर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के आधार पर अपना दावा लगाया, और यदि टेनेंट आता है और पैसे जमा कर देता है दावे के अंदर, तो उस आधार पर उसे बेदखल तो नहीं किया जाएगा। तो सबसेक्शन 5 इसके बारे में बताता है कि यदि बेदखल नहीं किया जाता, व्यतिक्रम के आधार पर हम उसको हटाएंगे तो नहीं पोजीशन से, लेकिन जो लैंडलॉर्ड ने उसके संबंध में दावा लगाया उसमें जो खर्चा हुआ है वो खर्चा भी उसको दिलवाएंगे, जैसा सबसेक्शन 5 बोलता है। देखिए सबसेक्शन 5, यदि कोई अभिदारी उपधारा 1 या उपधारा 2 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार निक्षेप या संदाय कर देता है, तो उस स्थान के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए न्यायालय द्वारा कोई डिक्री या आदेश का संदाय करने में अभिदारी द्वारा व्यतिक्रम के आधार पर नहीं किया जाएगा, यानी उस व्यतिक्रम के आधार पर उसको डिस्पाइस नहीं किया जाएगा, किंतु न्यायालय भूमि स्वामी को ऐसा खर्च मंजूर कर सकेगा जैसा भी उचित समझे। सबसेक्शन 6 ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखिए, यदि कोई अभिदारी इस धारा द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार कोई रकम निश्चित या संदत्त करने में चूक करता है, तो न्यायालय बेदखली के विरुद्ध प्रतिरक्षा काट दिए जाने का आदेश दे सकेगा और यथास्थिति ऐसे वाद, अपील या कार्रवाई की सुनवाई करने के लिए अग्रसर होगा, यानी कि उसकी डिफेंस को समाप्त कर देगा। आप डिफेंस नहीं कर सकते उस मामले के अंदर, बाकी आगे की कार्रवाई चालू रहेगी। डिफेंस कौन सी डिफेंस समाप्त करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि इसमें सेक्शन 13 का यदि आप पालन नहीं करते तो आपकी कौन सी डिफेंस समाप्त की जाएगी। तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 12 की सिर्फ डिफेंस समाप्त की जाएगी, और जो डिफेंस बनती है आपकी सीपीसी के अकॉर्डिंग या किसी अदर लॉ के अकॉर्डिंग, वो डिफेंस आपकी लागू रहेंगी। सिर्फ सेक्शन 12 की डिफेंस समाप्त कर दी जाएंगी। अब 12 की डिफेंस समाप्त करना और अदर लॉ की मिलना, इसका क्या उद्देश्य है, इसको कैसे समझे। जैसे कि मान लो चलिए उसने दावा लगाने की जो लिमिट थी वो लिमिट के अकॉर्डिंग दावा नहीं लगाया, तो आप बोलते हैं सीपीसी के अकॉर्डिंग कि ये जो दावा लगाया गया वो लिमिट में नहीं लगाया गया, प्रॉपर जुडिक्शन में नहीं लगाया गया, या जिस समय के अंदर लिमिटेशन एक्ट ने समय बताया कि 1 साल के अंदर दावा लगाना चाहिए, इसने 1 साल में नहीं लगाया, डेट निकल चुकी है, इसको रिजेक्ट किया जाए सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। तो ये ग्राउंड आपके हमेशा रहेंगे, ये प्रतिरक्षा के आधार आपको समाप्त नहीं होगा। सिर्फ सेक्शन 12 के जो ग्राउंड्स के आधार पर आपको प्रतिरक्षा करने का अधिकार था वो अधिकार आपके समाप्त हो जाएंगे। ऐसा सबसेक्शन 6 बोलता है, ऐसे याद रखिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सेक्शन 14 निकालिए। सेक्शन 14, 15 और 16 तीन सेक्शन हमें बताती हैं सब टेनेंसी के बारे में, उपवाड़े के बारे में। तो सीधी सी बात आती है, सबसे पहली बात तो ये बनती है सब टेनेंसी लीगल कब मानी जाए, कब लीगल तरीके से सब टेनेंसी होती है। तो इसके बारे में दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति यदि सब टेनेंसी पे किसी एकोमोडेशन को देना चाहता है, स्थान को देना चाहता है, तो उस दशा में उसे लैंडलॉर्ड की रिटर्न में परमिशन लेना पड़ेगी, और रिटर्न में परमिशन लेकर यदि वो किसी व्यक्ति को स्थान किराए पर देता है तो वो लीगल तरीके की सब टेनेंसी मानी जाएगी।
ठीक है, ऐसा मना कर, ऐसा बोल रखा है हमें सबसेक्शन 1 में इसके। तो सबसेक्शन 1 देखिए सेक्शन 14 के, कोई भी अविदारी भूमि स्वामी की लिखित पूर्व सम्मति के बिना नंबर ए अपने द्वारा अविदारी के रूप में धारित स्थान को पूर्णतः या उसके किसी भाग को उपवाड़े पर नहीं देगा। तो लिखित सम्मति लेता तो दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता। दूसरा, अविधि में के या उसके किसी भाग में के अपने अधिकारों को अंतरित या समुद्देशित नहीं करेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन हमने लगाए। तीसरा, सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि यदि कोई भूमि स्वामी अविदारी या परमिशन लेने आता है कि मैं सब टेनेंसी पर देना चाहता हूँ, तो उसके बदले में कोई भी प्रीमियम, कोई भी पगड़ी, कोई भी प्रतिफल उसके बदले में नहीं लेगा कि तू सब टेनेंसी पर देगा तो इसलिए मुझे पहले पैसा दे। जैसा हमने सेक्शन 6 में बना कर रखा था ना प्रीमियम पकड़ी के संबंध में, वैसे ही हमने सब सेक्शन 2 में भी बना कर रखा है। देखिए बिल्कुल सेम रूल है, सिंपल सा। कोई भी भूमि स्वामी अविदारी द्वारा धारित स्थान को पूर्णतः या उसके भाग को उपवाड़े पर दिए जाने के संबंध के लिए अपनी सम्मति देने हेतु प्रीमियम या पगड़ी के रूप में किसी राशि का संदाय ना तो दावा करेगा, ना उसे प्राप्त करेगा, और ना नगद के रूप में, ना वस्तु के रूप में किसी प्रतिफल का दावा करेगा, और ना ही ऐसा कोई प्रतिफल प्राप्त करेगा। तो सबसेक्शन 2 अच्छे से याद रखिए, ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखिए। यहां तक समझ में आ गया? सेक्शन 15 निकालिए। सेक्शन 15 बताता है यदि आपने सब टेनेंसी पे दिया है तो सब टेनेंसी का नोटिस आपको देना पड़ेगा। किसको? लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड को बताना पड़ेगा कि मैंने इस तारीख को सब टेनेंसी पर मकान दे दिया। भले परमिशन मैंने पहले ले रखी थी लेकिन बाद में दिया, तो दशा में कब मैं उसको देने की सूचना दूंगा, कब उस पर मान चलिए मैंने खाली करा लिया, उससे सब टेनेंसी से जो टेनेंट को दिया, सब टेनेंट को वो खाली करके चला गया, तो उसकी नोटिस भी मुझे देना पड़ेगा। तो कब देना पड़ेगा, कितने समय के भीतर देना पड़ेगा? तो इसे अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद यदि मैंने सब टेनेंसी पर दिया है तो मुझे सब टेनेंसी पर देने की भी और वापस लेने की भी सूचना विद इन 1 महीने के अंदर देना होगी। 1 मास के भीतर दूंगा, ऐसा सबसेक्शन 1 बताता है, सेक्शन 15 का सबसेक्शन 1। लेकिन सबसेक्शन 2 बताता है यदि इस अधिनियम के लागू होने के पहले मैंने यदि सब टेनेंसी पर दिया था तो उसकी नोटिस मैं कब दूंगा? तो इस एक्ट के लागू होने से विद इन 6 मंथ के अंदर मैं कभी भी नोटिस देकर बता सकता हूँ कि मैंने ये स्थान आपका सब टेनेंसी पर भी दे रखा है। और टर्मिनेशन की तो सिंपल सी बात है, 1 महीने के अंदर, जिस दिन टर्मिनेशन होता है उसके विद इन 1 मंथ के अंदर आप उसका नोटिस देके बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा टर्मिनेशन हो चुका है। ऐसा हमें सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 बताता है। तो पहले हम एक बार सबसेक्शन 1 देखते हैं। देखिए सेक्शन 15 का सबसेक्शन 1, जहाँ इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात अविदारी द्वारा भूमि स्वामी की लिखित पूर्व सम्मति से कोई स्थान या तो पूर्णतः या भागता उपवाड़े पर उठा दिया जाता है, वहाँ अविदारी या उप अविदारी जिसको कि वह स्थान उपवाड़े पर दिया गया है, विहित रीति में उस उप अविधि के सृजन की सूचना इस प्रकार उपवाड़े पर दिए जाने की तारीख से 1 मास के भीतर भूमि स्वामी को दे सकेगा, तथा ऐसी उप अविधि के पर्यवसान को ऐसा पर्यवसान होने के 1 मास के भीतर सूचित कर सकेगा। तो दोनों का 1 मंथ है, कब? जब इस एक्ट के लागू होने की बात की स्थिति है। लेकिन एक्ट के लागू होने की पहले की आती है तो सबसेक्शन 2। देखिए सबसेक्शन 2, जहाँ इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व कोई स्थान या तो पूर्णतः या भागता अविदारी द्वारा विधि पूर्वक उपवाड़े पर उठा दिया गया है, वहाँ वह अविदारी या उप अविदारी जिसको कि वह स्थान उपवाड़े पर दिया गया है, विहित रीति में ऐसी उप अविधि के सृजन की सूचना इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 6 माह के भीतर भूमि स्वामी को दे सकेगा, और उप अविधि के पर्यवसान को ऐसा पर्यवसान होने के 1 मास के भीतर सूचित करेगा। तो क्रिएशन की तो 6 महीने के अंदर दे सकता है, जिसे जिस दिन एक्ट लागू हुआ उस दिन से, और टर्मिनेशन की 1 महीने के अंदर। अब बात ये निकल के आती है कि विवाद ये बनता है कि वो भाड़े पर दिया गया था, नहीं दिया गया था, क्या रहता है उसके संबंध में। और कोई विवाद ऐसा बनता है कि भूमि स्वामी प्रतिवाद करता है कि मुझे नोटिस नहीं दिया गया, तो उस संबंध में 2 महीने के भीतर आपको आरसीए के पास एप्लीकेशन करना पड़ेगी। आरसीए उस विवाद को निपटाएगा कि एक्चुअल में टर्मिनेशन जो सब टेनेंसी की गई है, लीगल की गई है, इलीगल की गई है, उसके बारे में। ऐसा सबसेक्शन 3 बताता है। देखिए एक बार हम इसको रीड करते हैं। देखिए 2 महीने की लिमिट है, इसमें याद रखिए। जहाँ उपधारा 2 में वर्णित किसी मामले में भूमि स्वामी यह प्रतिवाद करता है कि वह स्थान विधिपूर्वक उपवाड़े पर नहीं दिया गया, कि लैंडलॉर्ड मना करता है इसमें सब टेनेंसी जो की है इलीगल तरीके से की है,
या तो भूमि स्वामी द्वारा या उप अभिदायी द्वारा भावांतरक प्राधिकारी को इस निमित्त आवेदन यथास्थिति उप भाड़े पर दिए जाने की सूचना की भूमि स्वामी को प्राप्त होने की या उप अभिदायी द्वारा सूचना दिए जाने की तारीख से 2 मास के भीतर किया जाता है, वहाँ भाड़ा अंतरक प्राधिकारी उस विवाद का निश्चय करेगा। लेकिन 2 महीने के बाद यदि आप एप्लीकेशन करते हैं तो फिर लैंडलॉर्ड उस मामले में डिसीजन नहीं देगा, सॉरी आरसीए पर उस मामले को नहीं निपटाएगा। ऐसा बोलता है सेक्शन 15 का सबसेक्शन 3। सेक्शन 16 और बचता है, सेक्शन 16 से हम कल पढ़ेंगे, और कल से जो बैच रहेगा सुबह 8 बजे रहेगा फास्टैग वाला। तो आपको याद रखना है सुबह 8 बजे, सोते नहीं रह जाना है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगी। और सुबह सुबह पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि फ्रेश माइंड होता है, सुबह पढ़ने से फ़ायदा ये होगा पूरे दिन आपको मिलेगा, उसको रिवाइज करने के लिए पूरी रात मिलेगी, ऐसा आपको एक बेनिफिट रहेगा। और सुबह सुबह का माइंड अच्छा रहता है, और इस समय हम पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, इसलिए मैंने सुबह का बैच किया है इसको। तो सुबह कल मॉर्निंग 8 बजे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम MPLRC की क्लास में। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए।